दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित होने जा रहा है। विष्णु पुराण के अनुसार बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है, तब कुंभ मेला उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आयोजित होता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक पर्व है जो हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुंभ में शाही स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि सभी अखाड़ों के साधु संतों की मांग के कारण इस बार के कुंभ मेले में जो शाही स्नान होने वाला है, उस शाही स्नान का नाम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदलकर अमृत स्नान कर दिया है। कुंभ मेले का शाही स्नान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, परंतु भारतीय संस्कृति और आस्था का सुंदर उदाहरण है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्रयागराज में 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम यानी मिलन को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है और इसी पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित होने की वजह से इस स्थान को प्रयागराज कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा तीर्थराज अर्थात प्रयागराज भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप भी 2025 के महाकुंभ में जाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में महाकुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जैसे कि आप प्रयागराज महाकुंभ कैसे जा सकते हैं, महाकुंभ में सबसे सस्ते दामों पर खाने पीने की चीजें और रहने की सुविधा कहां पर मिलेगी और टेंट बुकिंग कैसे कर सकते हैं, महाकुंभ शाही स्नान की तिथियां कौन सी है और महाकुंभ में घूमने का खर्चा कितना आएगा, ऐसी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको महाकुंभ मेले की सारी जानकारी समझने में आसानी रहे। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और ज्ञानगंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही और जानकारी देने के लिए उत्साहित रहे। इस बार का यह महाकुंभ 45 दिन तक चलने वाला है। यहाँ पर आपको हर दिन करोड़ों श्रद्धालु देखने को मिल सकते हैं और इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को 25 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। इतने सारे लोग एक दिन में एक घाट पर गंगा स्नान तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए 7 पक्के स्नान घाट भी बनाए गए हैं और साथ ही कुंभ मेले का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर किया गया है, जहां पर कल्पवासियों के लिए तंबू बने हुए हैं और यहां पर मेले के दौरान कई कथावाचक मौजूद होंगे जो दिन रात कथा करेंगे। उनके लिए पंडाल बने हुए रहेंगे। लोगों के खाने पीने, सोने और शौचालय की व्यवस्था भी रहेगी और बहुत सारी चीजों की मुफ्त सेवा रहेगी। महाकुंभ को सुरक्षित रखने के लिए हर दिन 3761 पुलिसकर्मी रहेंगे और 22,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे। गंगा माता के इस किनारे से उस किनारे जाने के लिए 30 फीट पुल का निर्माण किया गया है। यह मेला न केवल भारत के लिए परंतु विदेशों से आने वाले यात्री के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अलग अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। प्रयागराज शहर के चारों ओर यातायात का प्रबंधन इस तरह से किया गया है कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। शाही स्नान अर्थात अमृत स्नान वाले दिनों में जब सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी, तब श्रद्धालुओं को केवल 1 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा और बाकी अन्य दिनों में आपको सिर्फ 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। सिर्फ महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए पूरे देश भर से 3000 स्पेशल ट्रेन सहित 13,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएगी। ट्रेन के साथ ही प्रयागराज में 7,000 बस भी महाकुंभ के लिए चलेगी। इससे कुंभ में आने जाने के लिए आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब आपको बताते हैं प्रयागराज कैसे पहुंचा जाए। देखिए, प्रयागराज में काफी सारे रेलवे स्टेशंस बने हुए हैं, जैसे कि प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयाग संगम, नैनी जंक्शन, प्रयाग छिवकी जंक्शन, दारागंज, सुबेदारगंज, बमरोली फाफा माऊ जंक्शन और झूसी। अगर आपके यहां से इन रेलवे स्टेशन तक ट्रेन आती है तो आप इनमें से कहीं पर भी आ सकते हैं, जो कि त्रिवेणी संगम से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज शिवकी, प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज संगम यह सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज जाने के लिए भारत के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से रेल संपर्क आसानी से मिलता है,
तो आप बाय ट्रेन यहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन तक आने के बाद संगम तक पहुंचने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही कम दाम में रिक्शा मिल जाएगा। प्रयागराज पहुंचने के बाद यहां पर रहने की क्या सुविधा है, टेंट बुकिंग कैसे करें? अगर आप टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इन 6 में से किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। सिर्फ इन 6 कंपनियों को ही यूपी सरकार ने महाकुंभ में टेंट लगाने का टेंडर दिया है। इन टेंट सिटी में टेंट बुकिंग के लिए आपको हर तरह के पैकेज मिल जाएंगे। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप कोई भी पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से लाने और छोड़ने की सुविधा के साथ ही लंच डिनर तक की सुविधा मिल जाती है। लेकिन इन टेंट के खर्च की शुरुआत एक दिन के लिए 10 लाख से 80,000 तक है, जिनमें सेमी डिलक्स, डिलक्स और लग्जरी डिलक्स सुविधा उपलब्ध की गई है। अगर आपका बजट टेंट या महंगी होटल बुक करने का नहीं है तो प्रयागराज में बहुत सारी सस्ती और अच्छी धर्मशालाएं भी बनी हुई है। इनमें भी आप अपने रहने की सुविधा का बंदोबस्त कर सकते हैं और यह धर्मशालाएं संगम के नजदीक में ही स्थित है, तो आपको और भी सुविधा मिल जाएगी। और अगर आपका बजट बिल्कुल भी नहीं है या आपको रूम खाली नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल भी निराश ना रहे। यहाँ पर प्रशासन की ओर से महाकुंभ में अलग अलग जगहों पर रेन बसेरा शिविर की सुविधा भी उपलब्ध की गई है, जहाँ पर आप अपना आधार कार्ड दिखाकर मुफ्त में रह सकते हैं। और अगर आप मेला परिसर में टेंट में रहना चाहते हैं और कल्पवास करना चाहते हैं तो आप यहां पहुंचकर किसी पंडित से, जिन्होंने यहां पर टेंट लगाया है, उनसे बात कर सकते हैं। पंडित जो भी किराया मांगेंगे वो किराया आपके खर्च के हिसाब से है, तो आप उस हिसाब से अपना बंदोबस्त कर सकते हैं। बस आप इतना ध्यान रखें कि संगम के आसपास ही टेंट बुकिंग करें। त्रिवेणी संगम के पास आपकी टेंट बुकिंग नहीं हो रही है तो आप होटल केवल रामबाग या रेलवे स्टेशन रोड पर ही लेना, क्योंकि जितने भी पर्यटक स्थान हैं वह सभी रामबाग से 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। महाकुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियां हम सभी जानते हैं। महाकुंभ में स्नान की तिथियां ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तय की जाती है और हर एक स्थान के पीछे एक धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को महाकुंभ का प्रारंभ होगा और अगले दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को होने वाला यह स्नान महाकुंभ का पहला प्रमुख शाही स्नान माना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा। फिर मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्नान है। उस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना अत्यधिक पुण्यकारी होगा। उस दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं और मौन रहकर इस दिन स्नान करने से मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद 3 फरवरी 2025 को होगा बसंत पंचमी का दिन और इस दिन का स्नान खास तौर पर ज्ञान और बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। वहीं माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 के दिन संगम में स्नान करने पर वती को जीवन में पूर्णता और शांति की प्राप्ति मिलती है। आखिरी स्नान में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी 2025 को होगा और यह दिन भगवान शिव की आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी स्नान के साथ कुंभ का समापन भी हो जाएगा। एक बात का आप ध्यान रखें कि जिस दिन शाही स्नान होता है उससे एक दिन पहले सारे प्राइवेट और पब्लिक वाहन की आवाजाही बंद हो जाएगी। तो अगर आप शाही स्नान के पर्व पर कुंभ में आना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी एक शाही स्नान के दिन से 2 दिन पहले पहुंचना होगा, ताकि आप अपने वाहन से या पब्लिक वाहन से महाकुंभ मेला परिसर तक पहुंच सके। आपको महाकुंभ की तिथियों और स्नान पर्व के बारे में तो पता चल गया, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि कुंभ मेला लगाया क्यों जाता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दिया था। इस कारण देवताओं की शक्तियां चली गई थी। देवताओं की कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। फिर जब ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने मदद की प्रार्थना करी तो ब्रह्मा जी ने उसे अमृत पान करके अपनी शक्तियों को वापस पाने की सलाह दी, लेकिन अमृत समुद्र की गहराई में पड़ा था। उसे समुद्र की गहराई से बाहर लाने में देवता असमर्थ थे। इसलिए देवताओं ने राक्षसों से सहायता मांगी।
तब राक्षसों ने समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत का आधा भाग अपने लिए मांगकर देवताओं की सहायता करने की हामी भरी। राक्षसों की शर्त को मानकर देवता और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया। उस मंथन से प्राप्त होने वाले पूरे अमृत कुंभ को राक्षस देवताओं के हाथों से छीन कर भागने लगे। तब देवता भी अमृत पाने के लिए राक्षसों के पीछे दौड़े। देवता और राक्षसों का यह संघर्ष पूरे 12 दिनों तक चला। भागते भगाते अमृत कुंभ से 4 अमृत की बूंदें स्वर्ग से धरती पर गिरी। माना जाता है कि यह बूंदें हरिद्वार में गंगा नदी, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, उज्जैन में शिप नदी और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी थी। यह 4 बूंदें जहां जहां पर गिरी, आज वहीं पर कुंभ मेला उत्सव मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं हर 12 वर्ष के समय अंतराल बाद ही क्यों कुंभ मेला मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह, नक्षत्र और तिथियों के अनुसार हर 12 वर्ष के बाद एक इन चारों स्थानों पर, जैसे कि हरिद्वार गंगा नदी, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, उज्जैन की शिप नदी और नासिक की गोदावरी नदी में वही ग्रह, नक्षत्र और तिथियां एकत्रित होती है जिस तिथियों पर अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें धरती पर गिरी थी। जब कुंभ मेले की तिथियां आती है तब यह नदियां अमृत का रूप धारण करती है, जिनमें नहाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अब जानते हैं प्रयागराज में कौन कौन सी जगह देखने लायक है। सबसे पहले आपको त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए नाव में बैठकर आपको त्रिवेणी संगम तक जाना होगा। त्रिवेणी संगम में आप गंगा नदी और यमुना नदी को मिलते हुए अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सरस्वती नदी अदृश्य है तो वह हमें दिखाई नहीं देती है। संगम में स्नान करने के बाद आप अकबर के किले में घूमने के लिए जा सकते हैं। इस किले के अंदर अक्षयवट है। कहा जाता है यह अक्षयवट इतना प्राचीन है कि यह वट 4 युगों को देख चुका है। भगवान विष्णु से लेकर 5 पांडव यहाँ पर आ चुके हैं। यहीं पर पातालपुरी मंदिर बना हुआ है जिसका इतिहास काफी रोचक है, और इसके पास ही श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, और इस मंदिर का इतिहास भी काफी प्राचीन है। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से 200 मीटर दूर आप जाइए आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर में। यह मंदिर प्रयागराज का प्रसिद्ध मंदिर है। द्रविड़ संस्कृति में मंडप यानी मंदिर का प्रवेश द्वार होता है जो स्तंभों पर टिका होता है। यह मंदिर 16 खंभों पर टिका हुआ है और मंदिर के ऊपर का बुगत विमान कहलाता है, इसीलिए इस मंदिर का नाम आदिशंकर विमान मंडपम है। इस मंदिर में हमें काफी सारे देवी देवताओं के दर्शन मिलते हैं। संगम पर सभी मुख्य स्थान घूमने के बाद आप जाइए अलोपी देवी मंदिर में। मां अलोपी देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ पर माता सती के दाहिने हाथ का पंजा कटकर गिरा था। यहाँ से आप जाएंगे भारद्वाज पार्क। भारद्वाज पार्क पर आपको भारद्वाज मुनि की बड़ी मूर्ति देखने को मिलती है और साथ इस पार्क में हमें भारद्वाज आश्रम की छोटी सी झलक भी दिखाई देती है, और यहीं से 250 मीटर दूर भारद्वाज आश्रम स्थित है। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम सबसे पहले यहाँ पर आए थे। भारद्वाज मुनि का यह आश्रम त्रेतायुग से यहीं पर स्थित है और कहा जाता है कि कुंभ मेले के प्रेरणा स्रोत भी भारद्वाज मुनि ही थे। भारद्वाज मुनि के आश्रम से आप आ जाए चंद्रशेखर आजाद पार्क में। 17 फरवरी 1931 को अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को इसी जगह पर चारों ओर से घेर लिया था। फिर चंद्रशेखर जी ने अपनी पिस्तौल में बची आखिरी गोली अपने आप को ही मार ली थी। उसके बाद आप जाए प्राचीन वेणी माधव मंदिर में। त्रिवेणी संगम की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पर विराजमान हुए थे। अब हम वहाँ से सीधा नाग वासुकी मंदिर जा सकते हैं। नाग वासुकी वही नाग है जिसको मंदार पर्वत की चारों ओर रस्सी की तरह विटोकर देवता और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था। कहा जाता है कि यदि कोई तीर्थयात्री त्रिवेणी संगम स्नान करने के बाद नागवासुकी के दर्शन नहीं करता तो उसे त्रिवेणी संगम स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए इसी कारण त्रिवेणी संगम स्नान करने के बाद नागवासुकी मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हो तो 2-4 दिन का समय निकालकर जाने की कोशिश करें, क्योंकि आप महाकुंभ मेला घूमकर इन सभी पावन जगहों के दर्शन भी कर सके, क्योंकि जीवन में एक ही जगह पर बार बार जाने का अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज्ञानगंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।